सबसे पहले अंजलि, आपका जीएस हिंदी क्लासेस में स्वागत है। थैंक यू सर। हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अपना परिचय खुद ही देंगे। मेरा नाम अंजलि राठौड़ है और मैं चूरू जिले से हूँ, राजगढ़ सादुलपुर तहसील से। और मैंने यहाँ से कोचिंग की थी, तो उसके अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये आपका गांव? मैं राजगढ़ से हूँ, प्रॉपर राजगढ़ सादुलपुर। हाँ, प्रॉपर राजगढ़ से हो आप? हाँ। अच्छा, तो आप अभी सिलेक्ट हुई हैं? हाँ, अभी सिलेक्ट हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आपकी रैंक कौन सी थी? 3536वीं। 35-36वीं रैंक थी। मार्क्स बता दो आप। तो 133। टोटल 150 मार्क्स थे, 150 थे, उनमें से आपने कितने अचीव किए? 133 अचीव किए थे। जनरल कैटेगरी से सिलेक्टेड हुई थी मैं। जनरल कैटेगरी से आप, और 133 नंबर आए हैं, तो ये आपका अच्छा प्रदर्शन है। रीट में लगभग हम ये मानते हैं कि 4 पोर्शन होते हैं, जिनमें से एक वो तो 60 नंबर का ऐसे मतलब आपके है, लेकिन आप L1 से हैं। हाँ। तो वहाँ हम ये मोटे मोटे मान लें कि उसमें लैंग्वेज का क्या रोल है, भाषा का रोल। 2 भाषाएं लेनी पड़ती हैं आपको। फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी थी, सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट करी थी। और भाषा का मेरे को लगता है बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आप जितने भी नंबर अचीव कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट में नंबर कर सकते हैं, लेकिन भाषा में आपके नंबर न के बराबर करते हैं अगर आपकी उस पर अच्छी कमांड है तो। ये आप कैसे कह सकती हैं? भाषा में आपके, जैसे आपने आंसर की मिलाई होगी, आंसर की के अकॉर्डिंग आप कितना स्कोर कर रही थी? हिंदी में विशेष रूप से बताएं। हिंदी में मेरे को ये लगता था मैंने पूरा स्कोर किया है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मेरे 29 थे। 30 में से 1 नंबर कट गया। 30 में से 29 थे आप? हाँ, 29 थे हिंदी के अंदर। और इसलिए 1 नंबर जो कट गया, मेरे को 29 जितने आए उसकी इतनी खुशी नहीं थी जितनी मेरे को गम था 1 नंबर कटने का। तो इसलिए मैंने आपको कॉल भी किया था कि सर मेरा 1 नंबर कट गया। तो वो भी इस कारण से कट गया क्योंकि मैंने ऑफलाइन सर की क्लासेज ली थी, उसके अकॉर्डिंग सही था, लेकिन बाद में जब ऑनलाइन क्लासेज आई थी सर की, जीएस क्लासेज, तो वो मैंने अटेंड नहीं की। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो एक कमी रहेगी जो मेरा 1 नंबर कटने में मेरे लिए खराबी साबित हुई। अगर आप वो टेस्ट सीरीज और वो अगर आप ज्वाइन टेस्ट सीरीज अगर मैं लेती ना, तो मेरा वो 1 नंबर वो उसके अंदर आता। एक प्रश्न है वो भी आपका, हाँ, वो मेरा सही हो होता, तो वो एक गलत हो गया। हाँ, तो आपके पूरे 30 हो सकते थे। हाँ, 30 कहने का मतलब है कि हिंदी में हमें 30 में से 30 प्राप्त कर सकते हैं, और पात्रता परीक्षा में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बैठे हैं, वो अभी रीट की एग्जाम भी देंगे, फिर 3rd ग्रेड की भी देंगे, तो उनको आप कुछ बताएंगी अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपने कौन सा, यानी ऐसा कौन सा तरीका अपनाया कि आप फर्स्ट चांस में सिलेक्ट हो गई? फर्स्ट चांस ही था ना आपका? फर्स्ट चांस था मेरा। हाँ, तो फर्स्ट चांस में आप सिलेक्ट हो गई। तो ये आपने कौन सी रणनीति अपनाई, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनको बताएं आप। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरे को किसी ने ये बताया कि घनश्याम जी सर है, वो हिंदी के बेस्ट टीचर हैं, अगर आप वहाँ से करोगे तो सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। कभी मैं इनसे मिली नहीं थी, फिर इनकी क्लास ली, और मेरे को लगता है अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास लेंगे तो ही उनको पता लग जाएगा कि टीचर कैसा है पढ़ाने वाला। और अगर फिर भी आप नहीं समझ पाते, चाहे आप 10 क्लास ले लो, आप कभी नहीं समझ सकते। उसके बाद सर ने भी ऐसे मोटिवेट करते थे, जैसे पढ़ाते हैं वैसे मोटिवेट करते हैं, आप सब्जेक्ट में इतने नंबर ला सकते हो, ये कर सकते हो। तो वैसे एक आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस था मेरे में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी कि एक सीट अपने को मिल जाएंगी। आप जैसे ग्रामर है हिंदी की, वो आप कहीं से भी देखोगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मेथड है, शिक्षण विधियां हैं, वो सर ने जो करवाई, तो मेरे को लगता है 100% सिलेबस सर ने जो कराया उसी के अंदर से आया, कहीं बाहर से नहीं आया। फिर दूसरी बात थी, सर ने जो आरबीएससी की टोटल बुक थी 1ली से लेके 8वीं तक की, वो सारी ऑनलाइन क्लासेस डाली थी, क्योंकि तब लॉकडाउन लग गया तो बच्चे ऑफलाइन जा नहीं सकते थे। इसलिए मैंने जो भी सर की क्लासेज आती उनको डाउनलोड करके रखा भी, और साथ में लाइव उनको देखा भी। उसके बाद में कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे, तो सर ने जो कांस्टेबल के एग्जाम थे, बच्चों ने शायद इनकी टेस्ट सीरीज ले रखी थी। टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो वो वीडियो सर जब उनको सॉल्व करवाते तो उन्होंने वीडियो डाले थे सर ने टेस्ट सीरीज के। टेलीग्राम के ऊपर भी ये पेपर डालते थे, तो वो वाले सारे मैंने सोल्व किए। टेलीग्राम पे भी इनकी टेस्ट सीरीज दी थी, और उसका जो कांस्टेबल का पेपर था वो 99% तक इनके पढ़ाए हुए से ही आया था।
तो उससे कॉन्फिडेंस मिला कि सर के पढ़ाए हुए से आया है। जब वो कांस्टेबल का एग्जाम आ सकता है तो रीट क्या है, तो रीट में भी सर के पढ़ाए हुए से 100% आया और मैंने 29 मार्क्स थे वो इनके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट हो गई मैं। मेरे को लगता है मैंने सब्जेक्ट में इतने नंबर अच्छे स्कोर कर लिए। मतलब लैंग्वेज का विशेष रोल रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रोल एक दूसरा ये भी रहा कि आप तैयारी कर रही थी, परीक्षा हुई नहीं थी, लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में भी आप यहाँ रही या फिर घर चली गई थी? आप तैयारी आपने ब्रेक कर दी थी बीच में? तैयारी मैंने ब्रेक नहीं की। हमें आपको तो चलो इतना टाइम मिल रहा है, थोड़े से टाइम में कवर कर लोगे, हमें पूरा 2 साल लग गया। 2 साल लगे? 2 साल, लेकिन 2 साल में मैंने 1 महीने भी पढ़ाई स्किप नहीं करी। और मेरे को ये लगा यही रहना है, जब पढ़ना है तो एक सीट तो अपने को लेनी है, लेते रहे। सर लाइव क्लासेस डालते रहे थे, इन्होंने भी बीच में क्लासेस स्किप नहीं करी, तो इनकी क्लासेस मैं कंटिन्यू लेती रही थी। तो ये भी नहीं लगा कि नहीं अपन जा करके घर पे बैठेंगे। घर पे बैठने के बाद में तैयारी कभी नहीं होती, कहने की बात है। और मोटिवेट अपने को घर वाले कभी नहीं करते, बाहर वाले वो मोटिवेट करते हैं। और सर की शायद अगर 40 मिनट की क्लासेस जाएंगे तो 10 मिनट आपको मोटिवेट जरूर करेंगे, तो उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपको सिलेक्ट होने के लिए। इससे पहले आपने किसी प्राइवेट स्कूल में या ऐसे पढ़ाया भी है? हाँ, पहले मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। आदर्श विद्या मंदिर में मैंने 5 साल तक बच्चों को पढ़ाया है। 5 साल तक पढ़ाया? 5 साल तक पढ़ाया। फिर जब मैं वहाँ से आई तो मेरे को लगता है आदर्श विद्या मंदिर में संस्कृत का हिंदी का बेटर रोल है, और संस्कृत आती है तो उसको हिंदी आती है, हिंदी की कमांड अच्छी होगी तो वो अच्छे से सब्जेक्ट को कवर करता है। वहाँ से आने के बाद जब मैंने यहाँ सर की क्लासेस लेनी शुरू की तो मेरे को लगा मैं दोबारा 0 से शुरुआत कर रही हूँ। चाहे आपका पहले कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं इतना स्कोर कर लूँगी, ये कर लूँगी, लेकिन जब अपन यहाँ पर आकर के बैठते ना ये वाली सीट, तब पता लगता है कि आपको आता दरअसल कितना है। तो सर ने जैसे कराया, शब्द शुद्धि वगैरह लेके चले, संधियां वगैरह लेकर के चले, तो ये एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। आप माइंड में लेके बैठोगे तो वो कभी नहीं होगी। चीज़ों को कभी भी याद मत करो, उसको समझो, समझोगे तो वैसे ही पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और एक सर ने मेरे को और बताया था कि आप जब भी पेपर को सॉल्व करो तो ये नहीं जैसे मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसको सीधा कर दे, एक तो नहीं पूछा है या सही पूछा है उसको आप अंडरलाइन करो। लाइव क्लासेज में सर ने शायद 5 से 6 बार ये बात बताई थी, तो मैंने उसको अंडरलाइन करके चली तो मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हुए। और एक क्वेश्चन शायद अदर सब्जेक्ट में हुआ लेकिन हिंदी में मेरे गलत नहीं हुए। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप भी देखना कि पहले अंडरलाइन करके देख लो, उसमें नहीं पूछा है या सही पूछा है, उसको अंडरलाइन करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अंजलि, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे रूबरू होना चाहते हैं। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उत्सुक हैं, वो आपसे खुद से पूछना चाहते हैं, तो इनकी जो क्वेरी है, ये जो पूछना चाहें, उनके बारे में भी आप थोड़ा कुछ बताएंगे। मैं मनीषा कंवर खेतड़ी से जीएस हिंदी क्लासेज में रीड लेवल 2 की तैयारी कर रही हूँ। मैडम, आपने पेपर सोल्व किया, उस टाइम कैसे देखा कि ये क्वेश्चन ऐसे सही हो सकता है, ये ऐसे गलत हो सकता है, मतलब किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर को हल किया वो बताओ। मैं स्टार्टिंग से जैसे क्वेश्चन पेपर को देखा, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, जो मेरे को आता था मैंने उसको तभी सॉल्व कर दिया। एक ये देखती थी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है, नहीं पूछा गया तो उसको अंडरलाइन करती थी। अगर मेरे को पहला क्वेश्चन आता है तो मैं उसको सॉल्व करूँगी, नहीं आता तो मैं उसको राउंड करके छोड़ देती थी, ताकि दोबारा जब मैं उसको रीड करूँ तो वो मेरी नज़र में आए कि मैंने ये छोड़ दिया था, उसके बाद उसको हल करती थी। अच्छा, कितने राउंड में मतलब आप पेपर को सॉल्व करते थे? मेरे को लगा मेरे को तीन राउंड लग गए थे सॉल्व करने में। अच्छा, और किस प्रकार से मतलब आपने सब्जेक्ट को पढ़ा, हिंदी को कैसे कवर किया और संस्कृत को कैसे? हिंदी को मैंने ऐसे कवर किया, सबसे पहले जैसे कि मैंने एक व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ लिया। अच्छा। उसके बाद में मैं शिक्षण विधि को लेके चलती थी और एक दिन के अंदर मैं एक टॉपिक ही अच्छे से कवर करती थी, जिससे माइंड रिफ्रेश रहे, उस टॉपिक को मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ। किसी टॉपिक को पढ़ने में मेरे को 1 घंटा लग जाता तो किसी को 3 घंटे भी कवर करने में लगते, लेकिन शिक्षण विद्या जो सर ने करवाई थी उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के चलोगे, उससे बाहर तो कुछ आता नहीं। और जैसे ही आप 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 10 बार भी पढ़ोगे तो आपको कुछ न कुछ उसके अंदर न्यू टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। ये लगेगा ये टॉपिक शायद मेरे से स्किप हो गया था, तो इंटरेस्ट आता उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे तब। धन्यवाद। मेरा नाम रेशमा है और मैं यहाँ से हिंदी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा गांव बुढ़ाना है। और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब हमें कोई मोटिवेट न करके वह हमें फिर से डिस्काउंट करता है ना, तो उसके लिए मैं ये पूछूंगी कि वो बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है, बार बार में वही वो बात घूमती है, तो उसको कैसे निकाले दिमाग से? चाहे कुछ भी काम करें तो बस वही बात आती है। पढ़ाई लेके भी अगर बैठते ना तो वो पढ़ाई न होके और वो बात ज़्यादा दिमाग को परेशान करती है। इस बात का सीधा सा मतलब है, जो बाहर वाला होगा वो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, वो आपको हमेशा ये बोलेगा आप बेटर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे ना, वो कभी नहीं चाहते कि आप उस पोजीशन पे जाओ।
आपके दूसरे लोग हैं वो खुश होंगे कि आपकी जॉब लगने से खुश होंगे, घर वाला खुश नहीं होता। सेम कंडीशन मेरी थी। मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया कि मैं जॉब लग सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों एजुकेटेड नहीं हैं, दोनों ही अनपढ़ है। पापा को नॉर्मल लिखना पढ़ना आता था, लेकिन कोरोना काल में उनके कोरोना हो गया। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि कोरोना काल में उनके कोरोना हो गया, रीट का एग्जाम हुआ नहीं था, मैं 2 साल तक लगी हुई थी। घर वालों ने बोला जब तू 2 साल में ही कोरोना इसका एग्जाम नहीं हुआ रीट का, तो अब आप क्या कर लेगी, अकेले कुछ नहीं कर सकती, तू आ जा घर पे। मैंने ये बोला जब इतने साल से तैयारी कर ही रही हूँ तो मैं कर लूंगी। तो बोला काहे का सिलेक्शन होगा, जनरल कैटेगरी से हो, राजपूत हो, राजपूत तो कभी भी नौकरी नहीं लगते। मेरे घर में मैं पहली ऐसी लड़की हूँ, पूरे फैमिली में लड़का लड़की में मैं ही पहली हूँ जो गवर्नमेंट सर्विस लगी है। तो वो मेरे को ये बोलते थे तू जॉब नहीं लगेगी, लेकिन मैंने उसको दिमाग में रखती। फैमिली वालों से मैं बात नहीं करती, 1 घंटे बात करती। वो ये बोलते आज इसने ये बोल दिया, फैमिली मेम्बर ने, उसने वो बोल दिया, तो मैं उसको मोटिवेट होती थी उस चीज़ से। अरे उनको तो मेरे पे विश्वास नहीं, मेरे को तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना। अरे आप खुद पे विश्वास रखो। दूसरा जानता है कि आपने कितना पढ़ा है, कभी नहीं जानता। आप खुद तो जानते हो ना आप में क्या एनर्जी है, क्या पावर है, क्या कैपेबिलिटी है आपकी। तो मैं मेरे खुद पे विश्वास रखती कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो वो चीज़ मैंने करके दिखाई। और अब वही फैमिली मेम्बर मेरे को बोलता है अरे हमें तो पता ही था जनरल कैटेगरी से सिलेक्टेड हो गई ना, तो हमने तो पहले ही कहा था, ये कहा था, वो कहा था। तो जो मेरे को दूर से देखते थे ना, अब वो पास आकर के मेरे से बातचीत करते हैं। मैंने जो मेरी फ्रेंड्स थी उनके ये था हमारा पढ़ा हुआ आएगा, ये नहीं आएगा। वो 10 साल से तैयारी करते हुए नहीं लगी और मैं सिर्फ 2 साल के अंदर तैयारी करके लग गई। और शायद वैकेंसी पहले आती तो मैं पहले भी लग जाती। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, होगा। वो आपको डिमोटिवेट करे तो आप उसको ये सोच के चलो मैं करके दिखाऊंगी, और करके दिखा देना आप। शायद अगली बार मैं आऊँ तब आप मेरे को यहाँ खड़े हुए मिले और मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूँगी कि आपने इसके लिए तो आपका धन्यवाद। आपको बुलाएंगे तब लगेंगे जरूर। और एक आपसे ये पूछने देते हैं, आप ये कॉन्फिडेंस बता रहे हैं तो इसकी टेबलेट भी बताइए हमें। कॉन्फिडेंस की कोई टैबलेट नहीं होती। अगर आपको लगता है आपने एक टॉपिक पढ़ा है, शिक्षण विद्या के लिए कहते थे कि शिक्षण विद्या आप कहीं से कर लो, कभी कवर नहीं होती। घनश्याम जी सर ने शिक्षण विद्या करवाई, मेरे को लगता है इनसे बेटर शिक्षण विद्या कोई हिंदी की करवा ही नहीं सकता। और ये नहीं करते हिंदी की कवर करवाते, ये साथ में साइकोलॉजी भी लेके चलेंगे, संस्कृत लेके चलेंगे, तो सारे टॉपिक कवर करवाते हुए चलते हैं। और बीच में से बता भी देते हैं यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पुटअप हुआ था, मेरे को लगता है यहाँ से होगा, और 100% ये बताते हैं वहीं से पुटअप होता है। सर हुआ है ये वाली बात, ये जहाँ से बताते हैं वहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। मैंने अभी भी मेरे नोट्स में इंपॉर्टेंट लगा रखा है। एक मेरे को ये बात बोलते थे सर की जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, तो ओवर बोलते सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। सर ने नोट्स बनवाए, उनमें से 4 पेज के नोट्स हो गए, लास्ट के 2 पेज आप खाली छोड़ दो। उसके बाद जैसे संज्ञा करवाई 2 पेज खाली छोड़ दो, विशेषण कर लो। 2 पेज किस लिए खाली, कि जब भी सर के दिमाग में कोई सवाल आता ना तो ये क्या करते 2-3 दिन के बाद घूम के बताते मैंने संज्ञा टॉपिक करवाया था ना, तो उसमें ये वाला टॉपिक आप ऐड कर लो, मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और वो होता था पुटअप, या तो ये टेस्ट सीरीज लेते उसमें आता है या फिर मैंने एग्जाम में आता था। तो ऐसा होता है। तो ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा कि आप अगर इन पे विश्वास करके चलोगे तो सब कुछ होगा। गुरु से बड़ा मेरे को लगता है कोई नहीं होता। आज उसी कैटेगरी में हम आकर के खड़े हो गए। तो अंजलि एक प्रश्न मेरा आपसे हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स हैं वो समृद्ध नहीं होते, कोई फीस वहन नहीं कर पाता, किसी के तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई वो कर्जा लेके तैयारी करता है, ऐसा हम सुनते हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया? आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतनी साउंड नहीं है, शायद मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हाँ नहीं है। तो आपने कैसे मैनेज किया? 2 साल तक तैयारी करनी पड़ गई, झुंझुनू रहना पड़ गया, पूरा खर्चा लगता है, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? जब मैं झुंझुनू आई थी तब मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे थे, क्योंकि मैं पहले 5 साल आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा चुकी थी, जहाँ पे बाकायदा पहले हमारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू वगैरह होते थे, सारे कैंप वगैरह लगते, तो वो मेरा पीएफ का पैसा मेरे अकाउंट में इकट्ठा था। और जो पहले पैसे थे वो मेरे घर पे लेट बाथ वगैरह नहीं थे, रूम्स नहीं थे, तो वो बनाने में मैंने 5 साल की मेरी सैलरी उसमें लगा दी। तो सिर्फ जो घर खर्चा चलता था, वो मेरे छोटे भाई दोनों मजदूर हैं तो वो घर खर्चा चलाते, तो मैं पढ़ने के लिए बाहर आ गई। तब उनके भी थोड़ा टेंशन थी कि ये कैसे करेगी, तो वो पीएफ का पैसा भी इन 2 साल में खत्म हो गया मेरे पास में। तब मैनेज कैसे हो, तो मेरी खुद की जो फ्रेंड है जो जॉब लगी हुई है 3rd ग्रेड में, दर्शना प्रजापत, उसने मेरे को पैसे देने में हेल्प की। और जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी उसको लगा मैं पैसे मांगूंगी तो वो मेरे को छोड़ के चली गई। तो वो मेरे को इसलिए छोड़ के चली गई, शायद मेरे से हेल्प मांगेगी, तो दर्शना ने मेरी उस टाइम पे हेल्प की, उसने मेरे को पैसे की हेल्प की तो लग गई। लेकिन जो मेरे ओनर थे वो वास्तव में बहुत अच्छे थे, ऑनेस्ट थे, तो उन्होंने मेरे को
वो मेरे को अपनी छोटी बहन के जैसे ट्रीट करती थी, उसने मेरी बहुत हेल्प करी। तो मेरे को लगता है अगर आपको करनी तो कोई परिस्थितियाँ आए, आप हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को टॉलरेट करके सिचुएशन को आगे निकल सकते हो, अगर आप चाहते हो तो। और कोई आपको पैसा किस लिए देता है? आज मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प किस लिए की? क्योंकि उसको लगता था कि मैं आज जॉब लग जाऊंगी, और उसने मेरे को तभी बोला, मेरे को फर्स्ट ये है कि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब लग जाएगी, और मैं जॉब लग गई। और अभी तक उसने वो पैसा मेरे से वापस नहीं मांगा है, वापस नहीं मांगा है? अभी तक वापस नहीं मांगा है। उसके ये तेरे पास हो तब दे देना, और ये है कि भी मेरे पास होगा तो मैं दूंगी, लेकिन वो पैसा मैं चुका सकती हूँ, लेकिन उसका वो एहसान मैं नहीं चुका सकती। ये बड़ी बात है। तो आप कहीं से भी अगर आपको लगता है मैनेज नहीं हो पाता, आप में से कोई अगर मेरे से भी पूछेगा तो हाँ, हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है, शायद मेरे जैसी परिस्थितियाँ नहीं हो, जैसे ही इसका रिजल्ट नहीं आया उससे पहले 1 जनवरी को ही मेरे पापा की डेथ हो गई। 31 को डेथ हुई थी पापा की, 1 जनवरी को दाग लगा था। तो ऐसा था, पूरा परिवार बिखर गया। अब पहले से ही कर्जे में डूबे हुए थे, और पैसा वगैरह कहाँ से लाएं? तो और भी फ्रेंड्स थे, उनको ये था कि हाँ ये सिलेक्टेड हो जाएगी, तो वहाँ से जैसे तैसे मैनेज करके पापा का भी किया, क्योंकि दोनों भाई छोटे हैं तो वो कर नहीं सकते। और मैं बड़ी हूँ, 2 बहनें बड़ी हैं, पढ़नाई हुए, लेकिन जिया जी वगैरह भी हेल्प करते हैं। और भाई हमने कर लिया, उस सिचुएशन से निकल गए। अब तो वो वाली सिचुएशन है ही नहीं, जब घर का एक बंदा जॉब लग जाए तो वो वाली सिचुएशन नहीं आती। तो आज मेरे भाइयों को भी ये प्राउड होता है कि चलो हमने मजदूरी करके मेरी बहन को पढ़ा दिया, तो वो उस चीज़ में खुश है कि उन्होंने मेरे को पढ़ाया, और मैं खुश हूँ कि आज वो मजदूर के हाथ मेरे लिए हमेशा छाँव के लिए बने रहे थे। उन भाइयों के लिए तो पहले। और कोई इस तरह की बात अंजलि जो इस, क्योंकि काफी लंबा समय रहा आपका, 2 साल तक तैयारी की, तो इस तरह की कोई बात हुई हो, इस तरह की कोई घटना मेरे परिवार वालों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं यहाँ पे खड़ी हो गई, ये झूठ तो नहीं बोल सकती कि भाई मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरी फैमिली में एक बंदे ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, अलावा मेरे जिया जी के, मेरी दी के। उनके अलावा मेरे को किसी को तो इस पे विश्वास ही नहीं था कि जॉब लग जाएगी। जबकि ऐसा भी नहीं है, मैं अच्छे से क्वालिफाइड हूँ, मैंने गार्गी स्कॉलरशिप भी ली है 12वीं क्लास में, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं था, सिर्फ किस एक बेस पर कि ये लग नहीं सकती। उनको ये लगता हम इसकी टांग खिंचाई करेंगे तो अंदर से इसका मनोबल टूट जाएगा, ये कभी जॉब नहीं लग पाएगी। तो अगर वो आपको कुछ बोलते हैं तो उसको एक अच्छे प्लस पॉइंट के रूप में लेके चलो, तो आपको सफलता मिल जाएगी। ये मत सोचो उसने मेरे को ये बोला वो बोला। बोलने वाले लोग हमेशा ही बोलते हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनकी भौंकने की आदत ही होती है, लेकिन वो कभी रुकता नहीं है। ये भी पूछना चाहते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है? पोस्टिंग प्लेस का नाम बताएं। मेरा पोस्टिंग प्लेस मेरे होम टाउन से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे लंबोर छिपियान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंबोर छिपियान में है। लंबोर छिपियान में। ये आप पहली बार अब जाएंगी स्कूल में? ज्वाइन तो आपने कर लिया? हाँ, ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी बच्चों को तो पढ़ाएंगे आप, तो आपको कैसा लग रहा है पहले से? क्या बच्चों को? पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन पढ़ा चुकी पहले? हाँ, पहले तो पढ़ा चुकी, लेकिन फिर एक ये कॉन्फिडेंस रहा कि अब तो प्राइवेट में पढ़ाया है, अगली बार जब पढ़ाऊंगी तो प्राइवेट में नहीं गवर्नमेंट में ही पढ़ाना है मेरे को। तो एक मेरे को इससे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, इस बार सरकारी में ही जाएंगे। तो एक एक्साइटमेंट है। जिस दिन मैं ज्वाइन करने गई, कई स्टूडेंट मेरे को मिले थे मेरे, तो वो भी खुश थे कि नहीं मैम आई है, तो उनसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ कि मैं उनको पढ़ाऊँगी जा करके। और उनको पढ़ाना है? जरूर सर। चलो, आप उन बच्चों का भविष्य बनाइए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।